मियाँ साहब के दौर में 99 के दौर में उन्होंने कश्मीर के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त की थी वाजपेयी गवर्नमेंट के साथ। और उसके बाद जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है या फिर जो सुना है वो ये है, कारगिल का वाकया हुआ। कारगिल के वाकये में मियाँ साहब को आर्मी ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और ये अटैक कर दिया, जिसकी वजह से जो सियासी माहौल बेहतर हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, गवर्नमेंट्स के दरमियान कश्मीर के मामले में, वो दोबारा पीछे चला गया वो काम। और उसके बाद ये कन्फ्यूजन अभी तक हमारे माइंड्स में चलती है कि असल में इसकी वजह से कश्मीर का इशू दोबारा उसका ना कोई सियासी हल नहीं कर रहा है, ना कोई अस्करी हल नहीं कर रहा है, और वो अभी तक काफ़ी इफेक्ट हुआ। इस पे आपका एनालिसिस क्या कहता है? कोई शक नहीं है कि मियाँ साहब हिंदुस्तान के साथ पीस पाइप अमन चाहते थे। और उस वक़्त 1999 में जब वाजपेयी साहब को दावत दी और वो आए, बहुत मामला आगे बढ़ चुका था। मगर उसी वक़्त जनरल मुशर्रफ और उनके साथियों ने ये फ़ैसला किया कि ये हमने नहीं होने देना ये। और फिर ये कारगिल का वाक़या उन्होंने प्लानिंग की। मियाँ साहब को पहले तो पूरी ब्रीफ नहीं दी कि ये क्या आप कर रहे हैं। जब कुछ हवा लगी तो उनको मिसलीड किया, जैसे कि नहीं नहीं फ़िक्र ना करें, ये तो कश्मीरी हैं, हम तो है ही नहीं, और ये कश्मीर लिबरेट हो जाएगा वगैरह। मियाँ साहब को तो मेरा ख्याल बड़ी लेट स्टेज पे ये पता चला अमरीकनों से या इंडियन से कि ये हमारे लोग हैं जो वहाँ पहुँचे हुए हैं। और मगर इट वाज टू लेट। और उस वक़्त फिर मियाँ साहब को सिचुएशन को बचाना पड़ा। वाशिंगटन जाके और बिल क्लिंटन की रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि वाजपेयी साहब को करें कि बमबारी बम करें और हम रिट्रीट करते हैं वहाँ से। और ये मुशर्रफ साहब के कहने के ऊपर ये किया कि हमें बचाएं अब वहाँ से, हम अंडर अटैक आ रहे हैं, हमारे पास फोर्सेस नहीं हैं, हमने वापस आना है, और वापस जब आएंगे तो हमारे पे बम्बार्डमेंट होगी तो हमारे मारे जाएंगे। तो वाजपेयी साहब ने कहा निकल जाए यहाँ से, हम बम्बार्डमेंट नहीं रोकेंगे। तो वो जब रिट्रीट किया तो काफ़ी लोग मारे गए हमारे। इट वॉज अ डिज़ास्टर्स ऑपरेशन। अच्छा, उसके साथ ज़ाहिर है फिर मुशर्रफ के साथ झगड़े इसी चीज़ के ऊपर हुए। मियाँ साहब ने मुशर्रफ को निकालने की कोशिश की, मुशर्रफ ने कू कर दिया। अब आइए मुशर्रफ साहब, कश्मीर तो भूल गए ना उस वक्त, आपके तो इतने बुरे हालात थे। फिर उसके बाद 1-1.5 साल के बाद मुशर्रफ साहब को बात समझ आई कि अच्छा यार ऐसे तो काम नहीं चल सकता, ज़रा कश्मीर के ऊपर अब मैं सीट पे बैठा हूँ और थोड़ी सी पेशकदमी होनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि ठीक है जी, मैं आगरा जाता हूँ और जाके कोई डील करते हैं। तो ये बड़ी उम्मीदें लेके गए थे कि जी मैं आगरा जाके और वापस कॉस्मो जो डायलॉग है वो फिर से शुरू करते हैं। बिकॉज उनको ये कहा गया था कि हमने पाकिस्तान को स्टेबल करना है, लड़ाई झगड़े बंद करें, हम अंदरूनी हालात को ठीक करते हैं, ये इंडिया के साथ जो है ना इसको स्टिच अप कर दें। अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, फ़िक्र किसी चीज़ की नहीं है कि कोई सियासतदान बेच देगा हमें। नाउ वी आर इन चार्ज, नो प्रॉब्लम, अब जाके थोड़ा सा ठंडा करें इंडिया को। तो ये गए थे वहाँ ठंडा करने इंडिया को, और मगर वहाँ कामयाबी नहीं हुई, वापस आ गए। मगर इन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। तो फिर मेरा ख्याल है एक स्टेज आई कि इन्होंने फिर हाथ पटाया और वाजपेयी साहब ने हाथ ले लिया इनका। एक कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद फिर एक नया सिलसिला शुरू हुआ और डायलॉग का बिहाइंड द सीन्स, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स, फॉरेन ऑफिस और इन लोगों ने बैक चैनल्स के ज़रिए बहुत बात को आगे ले गए और एक कश्मीर फार्मूला बना लिया, जो कि 4 पॉइंट या 5 पॉइंट फार्मूला था। खुर्शीद कसूरी साहब की किताब के अंदर, जो कि उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर थे, बहुत से डिटेल्स हैं और इस पर सब तस्लीम करते हैं। मेरी खुद बात हुई थी इंडिया के अंदर विद, उस वक्त मनमोहन सिंह साहब थे प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने मनमोहन सिंह साहब से पूछा कि क्या हुआ कि आपने ये ऑफ द रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन थी ना, प्राइवेट मीटिंग विद मनमोहन सिंह साहब, और उन्होंने मुझे कहा कि हम तो तैयार थे, पाकिस्तान भी तैयार था, मगर पाकिस्तान के अंदर मुशर्रफ डिस्टेबलाइज हो गया था और 2007 में, और ये जो सारा सिलसिला था हम बड़े करीब थे कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ाने में और कुछ मुका करने में, जिसके साथ जो लुब्बे लबाव यही था कि कश्मीर को फ्रीज़ कर देते हैं, जो सारे दोनों कश्मीर हैं उनको आना जाना शुरू कर देते हैं, तजारतें शुरू हो जाती हैं, सारा कुछ स्टेटस वही रहेगा मगर आना जाना शुरू हो जाएगा, ऑटोनॉमी हो जाएगी दोनों तरफ से। और 50 साल के बाद हम जब सब मामले ठीक ठाक हो जाएंगे तो फिर एक दूसरे के ऊपर एतमाद हो जाएगा, तो 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ हम इसको मुलतवी कर देते हैं, फाइनल सोल्यूशन ऑन कश्मीर, आपका हमारा या आज़ाद। तो इसके ऊपर तय हो गया था सारा कुछ। मगर फिर मुशर्रफ डिस्टेबलाइज हो गया
मुशर्रफ के पास हिम्मत नहीं थी कि इस चीज़ को आगे बढ़ाते। फ़ौज के अंदर से भी रेजिस्टेंस आ रही थी कि ये आप क्या कर रहे हैं। एंड जितना वो कमज़ोर होता गया तो ये उतना ही एजेंडा पीछे हटता गया। तो अकॉर्डिंग टू मनमोहन सिंह साहब, उन्होंने कहा कि फिर पाकिस्तान पीछे हट गया, बिकॉज मुशर्रफ ने हमें कहा जी भी ठहर जाएँ, मैं ज़रा कंसोलिडेट कर रहा हूँ। तो इसलिए फिर हम इंतज़ार में ही रहे, मगर फिर मुशर्रफ की छुट्टी हो गई और फिर एक नया सिलसिला शुरू हो गया। हाँ। अच्छा, जब वो नया सिलसिला शुरू हुआ तो अब मैं यहाँ आपसे कह रहा हूँ, तो फिर एक दफ़ा कश्मीर शुरू हो सकता था। मगर उस वक़्त आसिफ ज़रदारी साहब थे और ज़रदारी साहब ने कोशिश की कि कुछ बातें आगे बढ़ाएं। पहली तो एक दफ़ा उनसे गलती हो गई, उन्होंने कह दिया कि हम तो नो फर्स्ट स्ट्राइक वो भी डील करना चाहते हैं, साइन करना चाहते हैं, जिसके साथ फ़ौज के अंदर बड़ा रिएक्शन आया कि ये क्या बात कर रहे हैं, नो फर्स्ट स्ट्राइक तो हमारा एक स्ट्रेटिजिक एक कंपल्शन है। बामर ने किस लिए बनाया है? इसलिए तो नहीं बनाया कि हम पहले नहीं होंगे, अगर हमारे ऊपर हमला हो जाता है तो फिर हमें शायद पहल करनी पड़े, तो ये तो हम नहीं छोड़ सकते, हम तो ये कभी नहीं छोड़ेंगे कि ये आवर राइट टू स्ट्राइक एट अ टाइम ऑफ आवर चूजिंग, हम ये डील नहीं करने देंगे। तो जरदारी साहब ने सॉरी करके गलती होगी पीछे हट गए। मगर उसके बाद लोग भूल जाते हैं एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई, मुंबई हुआ, मुंबई अटैक्स। वो मुंबई अटैक ने सारे जो डायलॉग थी ना उसको डिरेल कर दिया, उसने हिंदुस्तान को शेक कर दिया कि एक दफ़ा कारगिल हो गया जी, और उसके बाद अब ये मुंबई हो गया। तो इट वाज अ बिग शॉक फॉर इंडिया। और वो दिन है और आज का दिन है, इंडिया मुंबई नहीं भूला, उसमें सारी इंडिया की साइकोलॉजी, इंडिया की आवाम की साइकोलॉजी सारी तब्दील हो गई पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के पीस डील्स और पीस ओवरचर्स के बारे में। चले वो फिर रह गया बीच में। फिर नवाज शरीफ साहब आए, नवाज शरीफ साहब ने भी छोटी मोटी कोशिश की, नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान लाहौर आ गए, थोड़ी बहुत बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर फिर मियाँ साहब की छुट्टी हो गई। उसके बाद आपको पता है 2-3 इंसिडेंट्स हो गए वहाँ इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से फिर बात आगे नहीं बढ़ी। और इंडिया हमेशा जब इंसिडेंट होते हैं तो हमें ब्लेम करता है कि हमारी एक तरफ हम एक बात करते हैं, दूसरी तरफ हम कुछ और कर देते हैं। तो इसकी वजह से वो फिर सारा कश्मीर इनिशिएटिव फारगी हो गया और फिर जाके उन्होंने सोचा कि अब बहुत हो गया है, हम मजबूत भी हैं, इसको ख़त्म ही करें सारा ये UN और ये वो स्पेशल स्टेटस। तो उन्होंने वो स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके और फिर हज़म कर लिया उसको। दैट्स वे वी आर। और अब इसके ऊपर माय व्यू, आई थिंक ये एंड ऑफ द लाइन है। अब एक ही सूरत है, वो ये है कि किसी न किसी स्टेज पे इंडिजिनस मूवमेंट कश्मीर के अंदर फॉर आज़ादी वो क्रश कर देते हैं जब भी वो वहाँ कुछ आवाज़ उठती है, मगर हर 10-15 साल के बाद एक नई जनरेशन आती है जहाँ फिर मौके मिलते हैं। अब देखना यह है कि इंडिया, वैसे ही इंडिया इज़ इन ट्रबल इन मैनी वेज़। अब देखना यह है कि ये नरेंद्र मोदी साहब कैसे चलाते हैं इंडिया को, सर्वाइव करते हैं नहीं करते, कांग्रेस का क्या होता है, रीजनल पार्टीज़ का क्या होता है। इंडिया खुद एक टर्मोइल में है, उनको खुद एक आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं। फिर वो चैलेंज हो गई है ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी ऑल्सो। तो लेट्स सी इंडिया कहाँ जाता है और क्या होता है। तो इन्हीं का एक और सवाल है, और जब हिस्ट्री का जिक्र हो रहा है तो वो पाकिस्तान के तीनों माशाल्लाह के अदवार की बात करते हुए सेठी साहब आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि जब हमने ये जितने माशाल्लाह 3 देखे, इसमें अमेरिका के करीब रहा पाकिस्तान। अयूब खान साहब के दौर में भी फंड्स मिले और डैम्स बने, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में जो फंड्स मिले, एटमी प्रोग्राम हमारा उसके ऊपर पेशरफ्त हुई, वो मुकम्मल किया गया। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में वो जानना चाहते हैं कि क्या मिला और क्या हुआ। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। अयूब खान के ज़माने में पैसे मिले, US एड आई, सेंटो सीटो ये सारे पैक्ट्स में थे हम, उनके साथी थे, हमें हथियार मिल रहे थे, सब कुछ था, एड आ रही थी, लोन्स मिल रहे थे, दुनिया की इंस्टीट्यूशनल अदारे हमें सपोर्ट कर रहे थे। यस, और अयूब खान ने इस्तेमाल किया टू डेवलप द कंट्री और फ़ौज को भी मजबूत किया, और रेट ऑफ ग्रोथ 5-6% पे चल रहा था। ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में आपको पता ही है कि अफ़गानिस्तान रूस की इन्वेजन हो गई और ज़ियाउल हक साहब ने पूरा, जैसे कहते हैं ना, मिल्क किया टू दी अमेरिकन CIA, और वो कहते हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स मेंट फॉर अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान की एजेंसियों के ज़रिए गए आगे, और जाहिर है बड़ी ज़बरदस्त उसमें लीकेजेस भी थी, ये भी था वो भी था। सो दैट वाज अगेन अ टाइम। और उसके ज़माने में भी 4-5% ग्रोथ हो रही थी बिकॉज पैसे आ रहे थे। मुशर्रफ के ज़माने में मुशर्रफ साहब ने अमेरिका को कहा कि हम तो आपकी हेल्प करते हैं ऑन अफ़गानिस्तान विज़ तालिबान, मगर एक्चुअली डबल गेम हो रही थी। मगर उसके बावजूद, डबल गेम के बावजूद
अमेरिका कहता है कि 2000 से लेके 2020 तक 20 साल के अंदर उन्होंने कोई $20 बिलियन पाकिस्तान को इन एड एंड मिलिट्री एंड टेक्निकल एड दिए हैं, जो कि दिए थे इसलिए टू फाइट द वॉर विद द अमेरिकन इन अफगानिस्तान। तो वो जाहिर है उसमें से बहुत से पैसे लग गए इन द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और अमेरिका को फैसिलिटेट करने में। बट अगेन दैट वाज अ टाइम कि बड़ी इमदाद आ रही थी अमेरिका थे और ये सारे इंटरनेशनल अदारे भी थे, वो भी सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को। मुशर्रफ ने बड़ी बात क्या की मुशर्रफ ने कोई डैम नहीं बनाया, बना सकते थे। वो अच्छा वक्त था, बड़ी स्टेबिलिटी थी, मीडिया भी बड़ा पॉजिटिव था विज़-वी मुशर्रफ शुरू में। वो तो आखिर में जाके एंटी हुआ, इसीलिए मुशर्रफ ने मीडिया को आज़ादी दी और टेलीविज़न चैनल्स 100 के ज़्यादा टेलीविज़न लाइसेंसेस मिल गए लोगों को और बड़ी खुशहाली थी, बिकॉज पैसे भी आ रहे थे और दबाव भी नहीं था, रिप्रेशन भी नहीं थी। और मीडिया जो था और आवाम जो थी वो पीपल्स पार्टी और नून लीग से काफ़ी थक चुकी थी। तो आई थिंक वो तो एक अच्छा वक्त था उस वक्त। अगर ये कालाबाग डैम बना लेते तो बहुत से फ़र्क, और ये बादशाह डैम भी और ये चीज़ें इसकी तरफ तवज्जो देते, मगर मुशर्रफ ने नहीं तवज्जो दी।